नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन पेयर इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसे बहुत ही डिटेल और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे आज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें लिख रखा है पहले इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर बहुपद में पढ़ा था, बहुपद का व्यापक रूप किस तरह का था, ax प्लस बी। ठीक है, इस तरह का था। ये क्या था, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो बस इसको मैं इससे कनेक्ट करने जा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक चर था और ये इसका गुणांक था, कोएफिशिएंट था, और ये क्या था, इसमें स्थिरांक अर्थात कांस्टेंट था। ठीक है, ये पिछली, अगर नहीं देखा है आपने तो पिछली वीडियो में जरूर जाके देखें। अब यहाँ पर हमें चैप्टर में दिया गया दो चर, तो दो चर कौन कौन से इसमें, x और y। यानी मैं इसको इस तरह से दर्शा देता हूँ, x y, ये क्या है, चर। ठीक है, अब इसमें a और b क्या है, ये गुणांक है। ये क्या है, गुणांक। इस गुणांक को हम इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, और चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और ये है आपका स्थिरांक, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इसे कांस्टेंट। ठीक है, अब बहुपद और समीकरण में दोनों में अंतर क्या है, तो चलिए मैं इसको क्लैरिफाई करा दूं। अंतर, इधर मान लेता हूं मैं समीकरण, इधर मान लेता हूं बहुपद। ठीक है, अब जैसे मान लो दोनों को व्यापक रूप ये दे रखा है, ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और बहुपद क्या हमारे पास ax प्लस बी। ओके, अगर इस बहुपद के बराबर 0 होता तो ये समीकरण बन जाती, अगर इसके बराबर कुछ भी नहीं है तो ये कहलाएगा बहुपद। समीकरण में क्या अंतर है, इसके बराबर कोई 0 या फिर कोई कांस्टेंट टर्म दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसके बराबर, लेकिन यहाँ पर इस टर्म के बराबर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, जबकि इसमें नहीं होता है। बस यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये सब आगे होगा आपकी, मैं इसे मिटा देता हूं। तो ये आपने समझ ली कि व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चर होते हैं, कौन कौन से हैं, एक x है और एक y। ठीक है, अब इसमें गुणांक भी कितने दे रखे हैं हमारे पास, दो दे रखे हैं। गुणांक भी कितने हैं, दो हैं, एक a है और एक b है। ठीक है, और c क्या है, इसका स्थिरांक है, कांस्टेंट। ये मैंने पहले ही आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक, अब उस समझने की बात यह है, क्या समझने की बात है, ये आपने समझ लिया होगा। मैं इसे नोट करा दे, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ लिया हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है, युग्म। ये क्या होता है, युग्म।
युग्म का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे पास दो समीकरण हो, तो पहली मान लेता हूं मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, फिर दूसरी मान लेता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, तो यहां पर इन दोनों समीकरण को हम कहते हैं युग्म, क्योंकि युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना, पेयर कह सकते हैं, बस यही होता है युग्म। तो समीकरण क्या क्या लगा दी इन्होंने, युग्म। अर्थात इस चैप्टर में हम दो समीकरण दे रखे होंगे, उन दोनों ही समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा युग्म के साथ दिए होंगे। अच्छा, बात अब ये करते हैं हम कि इन रैखिक समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इनका। ठीक है, चलिए, चलो अब यहाँ पर जगह है थोड़ी, मैं ये भी समझा दूँ। तो यहाँ पर समझ लेते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो इनकी आवश्यकता हमें अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास कोई अज्ञात राशियां होती हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए इन चर राशियों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अमित ने 10 रुपए में 5 पेन और 6 किताब खरीदी। ठीक, जबकि शोभित ने 20 रुपए में 7 पेन और 7 किताब खरीदी। तो पेन और किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह के होंगे, लेकिन हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका प्रयोग करना भी सिखाएंगे अभी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा गया है, पेन और किताब का मूल्य। तो हमने क्या लिखा है इसकी आवश्यकता में, अज्ञात राशि को ज्ञात करें। तो अज्ञात क्या हमारे पास, पेन का मूल्य, और किसका मूल्य अज्ञात है, किताब का मूल्य। ये क्या है, अज्ञात राशियां, ये क्या है, अज्ञात राशियां। ठीक है, तो हमें इन्हीं का मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक,
अब इनका मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इनका मूल ज्ञात करने के लिए इन्हीं चर राशियों कौन कौन सी, x और y, इनका प्रयोग करते हैं। कैसे? पहले दे रखा है हमें पेन, तो पहले क्या आता है x, तो हम पहले मान लेते हैं हल में माना पेन, एक पेन माना, एक पेन का मूल्य x रुपया, ठीक है, और एक किताब का मूल्य 22 रुपया, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी पेन और किताब की संख्या है उनको इनके साथ जोड़ करके या घटा करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर दोनों को एक साथ खरीदा जा रहा है तो जोड़ लेंगे, अगर कुछ हम खरीदते और कुछ छोड़ते या फिर किसी को हम कम करते तो वहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे, देखो हमारे पास दे रखा है पेन का मूल्य x, जबकि पेन कितने हैं 5, तो 5 पेन का मूल्य 5x हो गया, ठीक। और साथ में क्या खरीदा उसने, किताब, तो एक किताब का मूल्य कितना है 22, तो 6 किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, बराबर कितने रुपए की खरीदी है 10 रुपए की, तो बराबर हो जाएगा 10 रुपये, अर्थात 10, ठीक है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर एक समीकरण बन गई हमारी, ठीक है। फिर हमें ऐसे ही इसके दूसरे समीकरण बनाना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है युग, इसीलिए यहाँ पर 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो दूसरी समीकरण यहाँ से निकल के आएगी। अब इसमें हमने पेन का मूल्य क्या माना था x, लेकिन यहाँ पर पेन की संख्या कितनी है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7x, ठीक, प्लस अब यहाँ पर एक किताब का मूल्य कितना है 22 रुपये, तो 7 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और दोनों कितने रुपए की खरीदी इसने 20 रुपए की, तो बराबर हो गया 20। अब यही बन गया समीकरण यू। तो इसी तरह की समीकरण सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो निकल के आए हैं वो ऐसे ही समस्याओं या ऐसे ही सवालों को सॉल्व करने के काम आता है। इसीलिए हमें इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की आवश्यकता पड़ी थी, जिससे हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। लेकिन x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ विधि मेथड की आवश्यकता होती है। तो चलिए वो मेथड और विधि क्या है उनके बारे में जान लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेना है इसका, जल्दी से ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मान लें हमारे पास रैखिक समीकरण दे रखे हैं, क्या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या है युग्म है। इन युग्मों को हल करके x और y का मान निकालने के लिए कुछ मेथड की आवश्यकता है। और वो मेथड क्या होते हैं, तो चलिए ये मेथड 2 तरह के होते हैं, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है ग्राफीय मेथड। क्या होता है?
ग्राफीय मेथड यानी ग्राफीय विधि, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम ग्राफिकल मेथड। ठीक। नंबर 2 होता है हमारा बीजगणितीय। बीजगणितीय यहां पर आप लिख सकते हैं हल करने की विधियां। ठीक है, किसको? इन समीकरण युग्म को हल करने की विधियां जिसमें हम x और y के मान ज्ञात करते हैं, उनके लिए ये विधियां हैं। एक ग्राफीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम एल्जेब्रिक मेथड। ओके। अब वो ग्राफीय विधि क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉइंट दे रखे हैं x, y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं जो कि आप 8th या 9th क्लास में सीखा होगा आपने बनाना। अब यहाँ पर x, y के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास x, y के इस तरह से पॉइंट दे रखे हैं x, y। यहाँ लिख दो, x का मान लो 0 तो y का मान लो 2 है, और x का मान 1 है तो मान लो y का मान 3 है। ये अपनी तरफ से ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, मान के चल रहा हूँ मैं। जब हम इन समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर मैं 3 मान लेता हूँ। ये समीकरण 1 के लिए है। फिर दूसरी समीकरण के लिए मान लेता हूँ मैं, यहाँ x का मान, यहाँ y का। ये समीकरण 2 के लिए। मान लो x का मान यहाँ पर मेरे पास दे रखा है 0, तब y का मान है 3। मान लो x का मान है यहाँ पर 1 तो y का मान है 5। x का मान अगर 2 रखा है तो y का मान है 4। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन समीकरण को सॉल्व करने पर इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब टेबल बनाने के बाद हम इसमें चेक करते हैं कि x, y के मान क्या क्या दे रखे हैं। तो हम इस तरह से एक ग्राफ बना लेते हैं, और इन ग्राफ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी इसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं वहाँ तक हम दर्शा देते हैं। इस पर ये होता है हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, और ये y डैश अक्ष। मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक, ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष है अभी। ठीक है, और ये क्या है हमारी y अक्ष। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, तो मैं 5 तक दर्शा लेता हूँ। मान लो ये है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। वैसे यहाँ पर माइनस की कोई भी संख्या नहीं, तो माइनस की हमें कोई सी भी आवश्यकता नहीं है, प्लस के ही ले लेते हैं। मान लो x का मान हमारे पास 0 है, तो वो तो 0 तो हमारे पास यहीं रहेगा। ठीक है, x का मान 1 है तब y का मान 3 रहेगा। तो x का मान 0 तब y का मान कितना है 2। एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। ठीक, यदि x का मान 1 है, y का मान 3 होना चाहिए। x का मान 1 यहाँ है और y का मान कितना है 3 यहाँ। तो एक पॉइंट हमारे लिए ये मिल गया। इस तरह से आप मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक, यदि हमारे पास x का मान 2 है तो y का मान 3, तो x का मान कितना है 2, ये आ गया, और y का मान 3 है। तो यहाँ पर इसे हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम 5। तो x का मान जो है y का मान कितना है 5 है। मान लो 5 यहाँ पर कहाँ है, ये यहाँ से, और इस तरह से पॉइंटों को मिला लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पे इन सभी पॉइंट्स को गुजरते हुए एक लाइन खींच देते हैं,
और बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो ये जो निकल के आई वो आपकी इस तरह से एक समीकरण निकल के आएगी, समीकरण 1 वाली जो भी है। ठीक है, अब सेकंड वाली देखते हैं। x का मान 0 हो तो y का मान कितना है 3, तो y का मान 1 कहाँ है 3, ये है। ठीक, यदि x का मान 1 लें, y का मान 5 है, x का मान 1 तो y का मान 5 यहाँ मिल रहा है। ठीक, फिर इसके बाद x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो x का मान 2 ये है और y का मान कितना आ रहा है 4, ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस पर ग्राफ नहीं खींच पा रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा पॉइंट चेंज कर लेते हैं। ये तो सिर्फ मान लिया है, आप जब समीकरण को हल करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ मान लो मैंने मान लिया 6। ठीक, तो 6 कुछ यहाँ पर होगा तो 6 को लेके चलता हूँ मैं और 2 से मिला देता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा ये। तो आपकी दूसरी समीकरण जो निकल के आई वो इस तरह से होगी, कुछ इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए काटते हुए जाएगी। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिल रही हैं तो ये कैसी हैं, समांतर रेखा। ये कैसी है, समांतर रेखा है। और इसका जो हल होगा वो एक भी नहीं होगा, इसका हल कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये कहीं भी टच नहीं होती हैं, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी ग्राफीय विधि थी, इस तरह से निकालते हैं बेसिकली। जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। नंबर 1 विलोपन विधि, विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये समझ में नहीं याद, अगर आपको ये याद नहीं रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको रिप्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, फिर नंबर 3 होता है हमारा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, और वज्र गुणन को इंग्लिश में हम वज्र गुणन ही कहते हैं, या फिर हम इसे मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, आड़तिरछी गुणा होती है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें इस बीजगणितीय विधि में 3 विधियां पढ़नी है और ग्राफीय विधि 1 होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है केवल आपको ये 2 ही विधियां पढ़नी है, जिसमें से वज्र गुणन विधि नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं 2 विधियों का प्रयोग करना है अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यू, ठीक है, अब क्या है, अब इससे
एक्सरसाइज की इस एक्सरसाइज में कुछ और तरह के प्रश्न आएंगे। क्या है कि अब हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे पास दी गई समीकरण है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आपको समीकरणों के प्रकार किस किस तरह से हो सकते हैं। ये प्रकार इंग्लिश में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी है? नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 2 समांतर रेखा। नंबर 3 संपाती रेखा। घबराइए मत, ये समीकरण ही क्या है, ये एक रेखा ही होता है, रेखा के रूप में, सरल रेखा के रूप में। ठीक है, संपाती रेखा। चलिए इसे इंग्लिश में भी लिखा देता हूँ, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन, इसे कहेंगे पैरेलल, पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसे कहेंगे कोइंसिडेंट, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, अर्थात एक ही लाइन पर दूसरी लाइन जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं इसमें प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये इस तरह की युग्म दे रखे होंगे समीकरण के, तो इन समीकरण युग्म में यदि आप देखें तो यहाँ पर जो a1, b1 और c1 के मान निकालेंगे, a2, b2 और c2 के जो मान निकल के आएंगे, तब हम इसको इस कंडीशन में रखें कि a1 बटा a2 हो बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 हो, c1 बटा c2 हो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिच्छेद रेखा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो a1 बटा a2 है, b1 बटा b2 है, वो बराबर नहीं होनी चाहिए। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के मान यहाँ पर रखेंगे तो ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, तो वो रेखा कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए केवल एक हल होगा, केवल एक हल होता है, या इसे हम अद्वितीय के नाम से भी जानते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे यूनिक, यूनिक। ठीक, अब यदि हम इसी कंडीशन में फिर से इसी की तरह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रखें। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम समांतर रेखा। यानी इस कंडीशन को जो भी पॉइंट हैं जिस युग्म के, इस समीकरण युग्म के, वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो कहलाएगी समांतर रेखा। ठीक, और समांतर रेखा आपने क्या देखा था कि इस तरह से आती है, कहीं भी नहीं मिलती है, जबकि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, वो एक दूसरे को काटती है एक जगह, इसलिए इसका एक हल था, अद्वितीय हल था। जबकि समांतर रेखा कहीं से कहीं तक जा अनंत तक, ये कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी। ठीक है, तो ये कहीं नहीं मिल रही, इसका मतलब इसका एक भी हल नहीं होगा,
अगर ये मिलती तो हल होता, 2 जगह मिलती तो हल होता, 3 जगह मिलती 3 हल होता, इस तरह से। लेकिन ये कहीं नहीं मिल रही तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी दे रखी है हमें संपाती रेखा। अब संपाती रेखा के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसी की तरह चेक करेंगे। तो रखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। मान लो पहले में क्या था, ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए, भाई ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो, तो ये कहलाएगा समांतर रेखा। ठीक, अब यदि ऐसा भी तो हो सकता है तीनों ही बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये रेखा कहलाएगी संपाती रेखा। क्या कहलाएगी, संपाती रेखा। ठीक है, अब संपाती रेखा क्या होती है, तो संपाती का मतलब होता है ये रेखा जा रही है, संपाती मतलब समपाती, दोनों का पथ एक ही समान हो, तो इसी पर भी दूसरी रेखा जाती है। तो यहाँ पर अब ये तो बहुत जगह टच कर रही, पता नहीं यहाँ हो, पता नहीं यहाँ सॉल्यूशन हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, पता नहीं सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते इसमें कितने हल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे, अनंत हल। कितने होंगे, अनंत हल। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज थी। तो आई होप आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा है कि आप इसे नेक्स्ट आने वाली क्लास में पढ़ के आएंगे ज़रूर, ताकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिवाइज इसका ज़रूर करके आए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी।